देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो रहा है दंगल का। अभिनेत्री कंगना रनौत और महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के बीच जंग और तेज होती जा रही है। कंगना रनौत के खिलाफ आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल के आरोपों को लेकर एफआईआर दर्ज हो गई। लेकिन कंगना के तेवर आज कल से भी तीखे थे। कंगना ने आज क्या कहा यह आप जाने, उसके पहले अपने टूटे हुए दफ्तर को देखने पहुंची कंगना की इन तस्वीरों को देखिए। बीएमसी की तोड़फोड़ के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल मामले पर सुनवाई 22 सितंबर तक टल जाने के बाद कंगना आज बांद्रा के पैली हिल के अपने इस दफ्तर में पहुंची थी। वो वहां करीब 10 मिनट तक रुकी और नुकसान को देखा। इस दफ्तर को कंगना अपना मंदिर बता चुकी है और कह चुकी है कि बाबर ने इसे तोड़ा तो आज बाल ठाकरे का नाम खराब करने का आरोप लगाकर कंगना ने उद्धव ठाकरे को घेरा और यहां तक कह दिया कि विचारधारा को बेचकर शिवसेना अब सोनिया सेना बन गई। सामना अखबार ने आज हेडलाइन दी, उखाड़ लिया अवैध निर्माण पर बीएमसी का हथौड़ा चला। साफ है कि यह लड़ाई जिस मोड़ पर पहुंची है उससे अभी ये आगे और जाती दिख रही है। इसलिए दंगल में आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि राउत की गाली स्वीकार, लेकिन कंगना के तू पर एफआईआर। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर बताएंगे आज दंगल में कौन कौन मेहमान हमारे साथ। कंगना रनौत के दफ्तर में बीएमसी की तोड़फोड़ पर बॉम्बे हाईकोर्ट की सुनवाई तो 22 सितंबर तक टल गई है। दोनों पक्षों को तब तक यथास्थिति बरकरार रखनी होगी, लेकिन कंगना और शिवसेना की लड़ाई हर बीतते पल के साथ और तीखी होती जा रही है। वैसे तो शिवसेना के नेता संजय राउत ने कल कहा था कि कंगना का मामला अब सिर्फ सरकार देखेगी, लेकिन सुबह शिवसेना का मुखपत्र सामना छपा तो बैनर हेडलाइन थी, उखाड़ दिया अवैध निर्माण पर बीएमसी का हथौड़ा। फिर मुंबई के विक्रोली थाने में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की खबर आई। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। कंगना की इस भाषा को एफआईआर के लायक समझा गया, लेकिन कंगना के खिलाफ संजय राउत तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं जिस पर खुद उन्हें सफाई देनी पड़ी थी। हमारे महाराष्ट्र में हम जब बात करते हैं तो हम तू हरामखोर है, यानी तू बहुत नॉटी है, नॉटी, और दूसरा है कि बेईमान है। बहरहाल लड़ाई किस कदर गंभीर हो गई है इसे कंगना के तेवरों से समझा जा सकता है। कंगना ने आज फिर सीधे उद्धव ठाकरे को घेरा। कंगना रनौत ने बाल ठाकरे का नाम खराब करने की तोहमत उद्धव पर मढ़ दी। कंगना ने लिखा, जिस विचारधारा पर बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था, आज वो सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेचकर शिवसेना से सोनिया सेना बन चुके हैं। कंगना ने उद्धव पर चुन चुन कर प्रहार किया। कंगना ने आगे लिखा, तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं, मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। मेरा मुंह बंद करोगे, मगर मेरी आवाज मेरे बाद फिर लाखों में गूंजेगी। कितने मुंह बंद करोगे, कितनी आवाजें दबाओगे, कब तक सच्चाई से भागोगे? तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ वंशवाद का एक नमूना हो। इस बीच जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से एनसीपी प्रमुख शरद पवार मिले थे तो पवार ने कंगना पर सरकार की कार्रवाई को गैर जरूरी बताया था। हालांकि ठाकरे की दलील थी कि कंगना राजनीति का मोहरा बन गई है, उसे जवाब देना जरूरी था। विद्या और मौसमी सिंह के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। और जैसा हमने कहा, लड़ाई यहीं खत्म होती नहीं दिख रही। दफ्तर का मुआयना करने के बाद वापस लौटी है कंगना रनौत तो उन्होंने फिर से ट्वीट किया है और ट्विटर पर इस बार कंगना ने लिखा है, हर हर महादेव, यानी कि एक तरीके का उद्घोष कंगना रनौत की तरफ से किया गया है। हर हर महादेव कंगना ने ट्विटर पर लिखा है। हमारे साथ किशोर तिवारी आ गए जो कि शिवसेना का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ संबित पात्रा हैं, वो बीजेपी के नेता और प्रवक्ता हैं। आभा सिंह हमारे साथ हैं, वरिष्ठ वकील हैं, कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ इस समय आ गए रवि श्रीवास्तव, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ विक्रम सिंह आ गए, पूर्व डीजीपी हैं यूपी के। हमारे साथ रागिनी गांधी आ गई, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव आ गए हैं, वो प्रवक्ता हैं एनसीपी के। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले मेरा सवाल किशोर तिवारी जी आपसे है, हर हर महादेव कब और क्यों बोला जाता है, किस परिस्थिति में? आप तो अच्छे से जानते होंगे ना, क्योंकि शिव सैनिक तो नारा लगाते हैं हर हर महादेव का शिवाजी के साथ।
रोहित की पहली बार अभिनंदन सर आवाज नहीं आ रही है ठीक से, लेकिन तिवारी जी आवाज आ नहीं रही है ठीक अभी से। बात आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ अब आ रही है, बोलिए। तो मैं आपका अभिनंदन करूंगा कि आपका ऐसा चैनल है जिस पर एक चुस्त दुरुस्त चर्चा होती है। नहीं तो बहुत सारे चैनल ऐसे हैं, कि वहां पर चर्चा होती नहीं, आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। तो ये चीज जो है इसका मैं बड़ा आपका ये दर्दी हूँ। और एक बात मैं और करूंगा, चर्चा में क्या होना चाहिए, आप ये हर हर महादेव वगैरह जो बोले हैं, तो ये सब युद्ध के वक्त होता है। अब मैं एग्जैक्टली उस दिन भी हमने बात की थी, मैं आपका और इशारा, बहुत आप स्पष्ट बिल्कुल बात की। सही जगह चले गए तिवारी जी। देखिए, अनुभवी आदमी और पार्टी की पॉलिसी और लाइन को समझने वाला आदमी हो तो उसको ज्यादा बताना नहीं पड़ता। मैंने आपसे पूछा हर हर महादेव का मतलब क्या होता है, आपने तुरंत पकड़ लिया कि यह युद्ध का नारा है। तो आप मान रहे हैं कि शिवसेना और कंगना के बीच में एक युद्ध चल रहा है, जिसमें अब कंगना ने वो उद्घोष लगा दिया जिसको आप लोग भूल गए। शायद वो आरोप लगा रही है कि आप लोग भूल गए इसको। नहीं, ऐसा है, कंगना बेटा का मैं तो सम्मान करता हूँ। और अभी हाईकोर्ट के पास मामला है, इसलिए कोई भी बात नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार दो अधिकारियों के कई चैनल वाले, आज तक नहीं है, कई चैनल वाले बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। एक तो बीएमसी के कमिश्नर हमारे इकबाल चाल पर, और दूसरा बंबई के सीपी परम सिंह पर। अब ये दोनों भी अधिकारियों को पुरानी बीजेपी सरकार ने सम्मानित किया है, और यूनाइटेड नेशन ने परम सिंह को सम्मानित किया है। सर आप यूनाइटेड नेशन चले गए। तिवारी जी कोई किसी चैनल पे क्या कह रहा है, मसला वो है ही नहीं। मसला बड़ा सीधा सा है कि संजय राउत गाली देते हैं तो आप लोग स्वीकार कर लेते हैं, कंगना रनौत केवल तू कह के बात कर देते हैं उद्धव ठाकरे से, तो आपके लोग एफआईआर कराने चले जाते हैं। देखो, अब मैं क्लियर करता हूं रोहित जी कि किसी ने किसी को गाली गलौज और अभद्र भाषा नहीं बोलनी चाहिए। और कंगना जी एक सम्मानीय अभिनेत्री है, उन्होंने भी संयम रखना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की एक गरिमा होती है ना, उद्धव ठाकरे बोलना ये कैसा है। और कोई भी गलत भाषा का उपयोग करेगा तो सामाजिक प्रताड़ना का शिकार होगा ही। मैं अच्छा, आप किसी को गाली दे दें, उसका घर तुड़वा दें क्योंकि उसने आपके खिलाफ 4 ट्वीट कर दिए हैं, फिर आप उसके खिलाफ एफआईआर भी करा दें क्योंकि उसने आपको उद्धव ठाकरे कह के बात कर लिया। ऐसा नहीं है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 24 घंटे में तोड़ डालिए। अब सुप्रीम कोर्ट को भी आप बोलेंगे गलत है तो आपको सोचना चाहिए ना। रोहित जी, तुम तो बहुत सम्मानीय पत्रकार हो और सेंसिटिव भी हो, लेकिन एक का क्यों तोड़ा गया, उसमें घाई क्यों की गई, इसकी विचार हाईकोर्ट ने की है और मेरे कमिश्नर इकबाल चहल ने उनको सेटिस्फाई करना चाहिए। तिवारी जी मैं भी आपका बड़ा सम्मान करता हूं। जिस वक्त कंगना के घर में पहले दिन अधिकारी गए थे ना बीएमसी के, आप यहां मेरे साथ बैठे थे और आपने कहा था कंगना झूठ बोल रही है, उसके घर कोई नहीं गया, कहा था आपने, याद है आपको? बरोबर कहा था ना। उसके बावजूद वहां बीएमसी के अधिकारी थे। जिस वक्त आप यहां बैठ के बोल रहे थे तो झूठा कौन हुआ, आप या कंगना? और अगर आप उस दिन यहां बैठ के झूठ बोल गए तिवारी जी, तो आज आपकी किस बात को सच मान लूं कि हम कोर्ट के कहने पर कर रहे हैं या बदला लेने के लिए कर रहे हैं या कंगना के तू कहने पर कर रहे हैं? किसको सच मान लूं बताइए। रोहित जी आप भी दूसरे एंकर के तरीका एकदम खड़ा होकर मत पूछिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ भाई साहब, मैं खड़ा नहीं हुआ हूँ। अब मैं बता रहा हूँ ना क्या है, मैं एक गांव से आपको लाइव देता हूँ। मेरे को जो इंफॉर्मेशन दी जाएगी वही इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। अगर मुझे गलत बताया गया तो मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। आपकी पार्टी ने आपसे झूठ बोल दिया, मतलब कि आप टीवी पे जा रहे हो झूठी इंफॉर्मेशन लेके चले जाओ। आपकी पार्टी ने आपको झूठ बता दिया कि जाओ टीवी पे जाके झूठ बोल दो, कोई बात नहीं। और आपने उनको पलट के पूछा कि मुझे झूठ क्यों बोला गया। अरे रोहित जी, देखो रोहित जी, आरोप पे आरोप लगा रहे हो, आरोप पे आरोप। तिवारी जी उस दिन बोला था तोड़ने के लिए, तिवारी जी आरोप तो इंस्पेक्शन किया, अगली सुबह तोड़ दिया कि नहीं सर? नोटिस दिया, अगली सुबह तोड़ दिया कि नहीं? नोटिस देने के बाद हुआ ना। अगली सुबह तोड़ दिया कि नहीं?
24 घंटे के नोटिस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तोड़ दो। अच्छा। तो सुप्रीम कोर्ट को आप गलत ठहरा रहे हो आपके चैनल पे आके। और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान किया गया है। ये किसने बोला कि कोई गाली दे दे आपका नेता, उसको तो आप बताओ। नहीं नहीं, इसका मतलब मराठी में कुछ और होता है, नॉटी गर्ल कहते हैं इस शब्द पे, नॉटी गर्ल है इसलिए ऐसा बोला। लेकिन वो आपको पसंद नहीं आया कि ए उद्धव ठाकरे कह दे या तूने मेरा घर तोड़ा कह दे, तो आप उस पर एफआईआर कराने चले जाओ। देखिए, कंगना जी एक अभिनेत्री है, सम्माननीय है, और उद्धव ठाकरे ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, और उद्धव ठाकरे को ए उद्धव ठाकरे बोलना ये सारे महाराष्ट्र का अपमान है। आप तिवारी जी, ये राष्ट्रद्रोह भी है। आप तो राजनीतिक आदमी हैं, आप तो राजनीति करते हैं। जिस देश में रहते हैं उस देश के प्रधानमंत्री के लिए कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है आपको याद है? मैं याद दिलाऊं, कुछ समय पहले तक आप ही बैठ के डिफेंड करते थे उनकी तरफ से भी कि कैसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है पीएम के लिए, लेकिन कर रहे थे ना लोग। कितनी एफआईआर हुई, कितनी एफआईआर हुई, कितने लोग अंदर हुए उन शब्दों के इस्तेमाल के लिए? अरे कन्हैया पे हुई है ना भैया, सब पे हुई है, एफआईआर होते रहती है। भारत के पंतप्रधान का भी सम्मान होना चाहिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का भी होना चाहिए, और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी बोला है, उनकी बातों को भी गंभीरता से लेना चाहिए। आप समझ लीजिए, बीजेपी शासित राज्यों में से आवाज आ रही है और बीजेपी राजनीति कर रही है, और शिवसेना उनसे दूर गई है करके उनकी नाराजगी है। तो शिवसेना बीजेपी का एजेंडा चला रही है। नहीं तो मैं अभी संबित पात्रा को लाऊंगा, उनसे पूछूंगा भाई आप कंगना को इस्तेमाल कर रहे हो क्या, लेकिन आपसे मैं ये पूछ रहा हूं, क्या बीजेपी अगर राजनीति कर रही है इस मामले में तो शिवसेना कौन सी भागवत कथा कर रही है? सर, शिवसेना के नेता पहले गाली देंगे, उसके बाद उसको जस्टिफाई करेंगे, उसके बाद सामना में हेडलाइन छाप देंगे, उखाड़ लिया ये लिखेंगे सर अखबार में, और फिर जस्टिफाई करेंगे बैठ के टीवी पर कि नहीं नहीं ये तो कोर्ट के कहने पर हुआ था। उखाड़ लिया का क्या मतलब है सर? जब अखबार लिख रहा है उखाड़ लिया, इसका क्या मतलब है बताइए किशोर जी आज। अरे एक अखबार रोहित जी क्या महाराष्ट्र सरकार होती, कुछ तो भी बोलते आप सर। वो एक अखबार नहीं है, आपकी पार्टी का मुखपत्र है। अरे भाई, शिवसेना ये सरकार नहीं है, सरकार में एग्जीक्यूटिव रहते हैं, और एग्जीक्यूटिव लोग राजनेता की बातें नहीं मानते हैं, कानून की बातें मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और बीएमसी के कमिश्नर ने हलफनामा दिया है कि कानून के तहत हुआ है। जब तक बॉम्बे हाईकोर्ट ना कहे कि आपने गलत किया है, उससे पहले कोई भी चैनल वाला उसको गलत साबित कर दे। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने कल क्या क्या कहा है तिवारी जी, आपको सुनना चाहिए। संबित पात्रा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कल क्या क्या कहा है जब इस मामले की सुनवाई हुई है और इस पर रोक लगाई गई है कि आगे तोड़फोड़ मत कीजिए। संबित पात्रा, और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये कि क्या आप लोग मौका देखकर कूद पड़े क्योंकि शिवसेना अब आपके साथ नहीं है, तो आपको लग रहा है कंगना के जरिए शिवसेना पर बंदूक तान ली जाए? संबित, पहला सवाल आपका कि हाईकोर्ट ने क्या क्या कहा है। बाई चांस मैं वो सारे कागज लेके भी बैठा था और बताना चाहता था। पैराग्राफ नंबर 6, वी फाइंड द अबव कंडक्ट ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई हाईली डिप्लोरेबल, बहुत ही निंदनीय। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, पैराग्राफ नंबर 5, द मैटर, बहुत सारी चीजें कही हैं। बड़ी बात यहां पर पैराग्राफ नंबर 4 में कहा गया है, द स्केच शोन इन द नोटिस इज एक्सट्रीमली अनक्लियर एंड द अनऑथराइज्ड वर्क्स कैन नॉट एट ऑल बी सीन इन द स्केच। जो स्केच के बारे में यह बताया जा रहा है उसमें कोई अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन नहीं देखा जा सकता है। और कंक्लूडिंग पैराग्राफ नंबर 9 में क्या कहते हैं, we cannot help but mention here that if the municipal corporation Greater Mumbai would act with similar swiftness qua the numerous unauthorized constructions in the city would be a completely different place to live in। अगर इसी प्रकार तत्परता दिखाई होती मुंबई के म्युनिसिपल कमिश्नर ने तो आज मुंबई का चित्र ही अलग होता। ये जस्टिस ने कहा है, ये कोर्ट ने कहा है। अब मैं विषय पे आता हूं। देखिए, आप इसे अन्यथा मत लीजिएगा। आज मैं जब ये सारा प्रकरण आपके चैनल पे देख रहा था, मुझे वो शोले पिक्चर और गब्बर सिंह याद आ गया। गब्बर सिंह वो जो बेल्ट निकाल करके चलता है और कहता है ना, कितने लोग थे, कितने लोग थे। वो कहते हैं बस एक महिला थी, एक महिला और तुम इतने लोग, और तुम वापस आ गए। क्या सोच रहे थे सरदार तुम्हें शाबाशी देगा? जाओ उसे गाली दो, उसे हरामखोर कहो, उसके घर को तोड़ दो, उसके दफ्तर को नेस्तनाबूद कर दो, उसके खिलाफ एफआईआर कर दो, उसके जबड़ा को तोड़ दो, उसको बचने लायक मत छोड़ो। हां,
आज हम उस एक अकेली महिला के डिफेंस में उतर के आए हैं और मुझे लगता है यहां बैठे जितने भी व्यक्ति और जितने भी आपके व्यूअर्स सुन रहे होंगे वो सब उनके डिफेंस में उतर के आएंगे। एक महिला को आप एफआईआर करेंगे, उसको हरामखोर कहेंगे, उसको कहेंगे कि तुम्हारा पिता है तो अपने पिता को, अगर तुम्हारा कोई पिता है तो अपने पिता को लाके दिखा जरा मुंबई, तू मुंबई में नहीं आ सकती है, तू घुस के तो दिखा, तेरा जबड़ा तोड़ देंगे, तेरा घर तोड़ देंगे, तेरा दफ्तर तोड़ देंगे, कोर्ट में सुनवाई तक नहीं होने देंगे। ये क्या चल रहा है? ये गब्बर सिंह की सरकार चल रही है या शिवसेना की सरकार चल रही है? मैं अंत करूंगा एक छोटे से बहुत मैं भावभीनी एक कविता के साथ इसे अंत करता हूं। पात्रा जी, हरामखोर मतलब शिष्टाचार। मैं 10 सेकंड लूंगा, इसे अंत ही कर रहा हूं और ये करोड़ों लोग इसे देख रहे हैं। मैं 10 सेकंड में अंत करता हूं। हरामखोर मतलब शिष्टाचार, तू कहने पर एफआईआर, बाला साहब वीर पुरुष थे, सदा किया सब पर उपकार, हिंदू हृदय पर राज किया, नमन तुम्हें है बारंबार, उनके नाम पे सत्ता पाकर भूल गए तुम अपना आधार, जिनसे लड़ी सदा शिवसेना आज खड़ी है उनके ही द्वार, सुनो उद्धव, सुनो आदित्य, सुनो राहुल और शरद पवार, फिर गुंडा युग लौट रहा है, होगा मुंबई में हाहाकार, पूरा देश देखे नौटंकी, एक नारी पर अत्याचार, धमकी दी और ऑफिस तोड़ा, क्या इसको कहते हैं सरकार? हे मुमरा देवी सिद्धि विनायक, दया करो हे अपरंपार, हरामखोर मतलब शिष्टाचार, तू कहने पर एफआईआर, तू कहने पर एफआईआर। पात्रा जी, आजकल आप कविता करने लगे हैं डिबेट में आने से पहले। रोहित जी नहीं, ठीक है, आप एक नया, आ रहा हूँ रवि जी, आ रहा हूँ, बृजमोहन जी के पास जा रहा हूँ ना। पहले वो औपचारिक प्रवक्ता हैं पार्टी के, आप औपचारिक प्रवक्ता बन जाइए। सबसे पहला सवाल आपसे पूछ लूंगा। आप जब तक अनौपचारिक है सर, तो फिर अनौपचारिक की तरह चौथे नंबर पर वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना सर? प्लीज, मैं जरा बृजमोहन जी के पास जा रहा हूँ। बृजमोहन जी, शरद पवार ने कल नाराजगी जता दी इस बात को लेकर कि कंगना रनौत के खिलाफ जिस तरीके की कार्रवाई की गई वो ठीक नहीं लगती। क्या सरकार में इस बात को लेकर मतभेद हैं कि शिवसेना ने असल में जल्दबाजी कर दी या ओवरडू कर दिया? रिएक्शन? देखिए, सरकार में किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद या सरकार के लिए कोई ऐसी नाराजगी हमारी नेता के मन में या पार्टी के दीगर लोगों के मन में नहीं। ठीक। एक शरद पवार जी एक बहुत वरिष्ठतम राजनेता हैं और अभी महाराष्ट्र की तीनों पार्टियों में उनकी जो भूमिका है गाइड, फ्रेंड एंड फिलॉसफर के रूप में, वो हमेशा सचेत करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं और निश्चित रूप से जब वो कोई बात कहते हैं तो उसके पीछे उनका एक गंभीर चिंतन होता है और उसके पीछे उनकी बहुत गहरी और पैनी राजनीतिक दृष्टि भी होती है। उन्होंने इस बात को जब कहा है तो आप निश्चित जानिए कि अब इस विवाद पे बात करने का, इसको और आगे बढ़ाने का कोई भी मंतव्य अब किसी का नहीं होना चाहिए। पवार साहब ने इस बात को बहुत स्पष्ट कर दिया है। पर बृजमोहन जी, इसको हम थोड़ी ना बढ़ा रहे हैं सर, सुरक्षित है जी, हम थोड़ी ना बढ़ा रहे हैं, आपके लोग बढ़ा रहे हैं, शिवसेना के लोग बढ़ा रहे हैं, जो एफआईआर करने चले गए कंगना के ऊपर अब कि इन्होंने उद्धव ठाकरे के लिए अच्छी भाषा इस्तेमाल नहीं की। अभी आप जो कह रहे हैं कि शिवसेना गई है, तो शिवसेना का कोई भी अधिकृत व्यक्ति इस मामले में नहीं है। जैसे श्रीवास्तव जी, आप भी जानते हैं पूरे हिंदुस्तान में सर, बृजमोहन जी, ये बिल्कुल वैसी ही बात है, कंगना जी के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि शिवसेना का आदमी नहीं गया, जैसी बात ये है कि सरकार का कोई रोल नहीं है इसमें, तो बीएमसी का हमसे कोई लेना देना नहीं, बीएमसी खुद चली गई जी तोड़ने के लिए। देखिए अभी और चार बात होती है तो लगता है कि बदले का काम है, सादा सीधा सादा नहीं। रोहित जी, अभी जो माहौल था उस माहौल में इस प्रकार की कोई भी गतिविधि निश्चित रूप से सरकार से ही जोड़ी जाएगी और इसके लिए हम सब लोगों को सचेत रहना चाहिए था, इसका हमको ध्यान रखना चाहिए था, इसमें कोई अन्यथा बात नहीं है। लेकिन मैं आगे की बात आपको बता रहा हूँ। पवार साहब के कहने के बाद अब ये मुद्दा बंद है। हम लोगों की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कि कंगना जी को किसी प्रकार से कोई चिंता करने की जरूरत हो। सर, जब आप कहते हैं हम लोगों की तरफ से, उसका मतलब क्या होता है? महाराष्ट्र की सरकार या फिर एनसीपी? जब हम लोगों की बात करता हूं तो हमारी पार्टी की तो बात मैं करता ही हूँ। सरकार में जो हमारे साथ दूसरे जो राजनीतिक दल हैं, कि उनकी तरफ से भी एक आश्वासन है और कंगना जी को महाराष्ट्र में, मुंबई में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आ सकती है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। जहां तक बात बीएमसी की है, अभी संबित भाई ने सारे मुद्दों को पढ़ के सुनाया। अगर कल को हाई कोर्ट किसी प्रकार का कोई ऑब्जर्वेशन संबंधित अधिकारियों के मामले में देगी तो निश्चित रूप से हमारी सरकार
उसके अनुरूप काम भी करेगी। ठीक है सर, ये बात भी आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। बृजमोहन जी, लेकिन आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। आपने कहा कि शरद पवार के कहने के बाद अब इस तरह की कोई हरकत, कोई ऐसी उल्टी चीज नहीं होगी। लेकिन विवेक अग्निहोत्री, शरद पवार ने कल कहा, उसके बाद शिवसेना के अखबार ने आज पहले पन्ने पे बड़ा बड़ा छापा, उखाड़ लिया। इसका क्या मतलब है? वो किसको कह रहे थे ये बात? मैं पेपर की बात, मैं उस मामले में मैं अभी ये तो जब मैं छोटा था तो जो मोहल्ले के गुंडे हुआ करते थे वो बोल रहे हैं, एक बार इस्तेमाल किया करते थे। मैं अपनी बात करूं रोहित जी? बृजमोहन जी, विवेक जी से सवाल है मेरा। विवेक जी कुछ कह रहे हैं, बोले विवेक जी। ये जो भाषा है, जब मैं छोटा था तो मैंने देखा था मोहल्ले के गुंडे इस तरह की बातें किया करते थे, उखाड़ लिया या उखाड़ लूंगा। ये भाषा से ही समझ में आता है कि एक तरह की मानसिकता जो है गुंडागर्दी की है। ये तो आज हुआ है, मैंने पहले शायद आपके प्रोग्राम में बताया कि नहीं बताया कि अप्रैल महीने में इनने मेरे ही घर पुलिस भेजी थी, मुझसे कहा था आप चुप हो जाओ और आप ट्वीट मत करिए हमारे अगेंस्ट सरकार के। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके इनने भेजा है, पर हर आदमी जो है लड़ाई मेरी तरह या कंगना की तरह लड़ने के लिए तैयार नहीं है। लोग शांत बैठे हैं, लेकिन ये कितने लोगों को धमका चुके हैं इसकी अगर आप गिनती करेंगे तो आपको आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि सन 2020 भी इस तरह से सरकारें चलाई जाती। आज समस्या ये है रोहित जी की सरकार जो है वो कोविड को संभालने में एक तरह से फेल हुई है। दूसरी तरफ तरह तरह के करप्शन के मामले हैं। एक इनएक्सपीरियंस सरकार जो है काम कर नहीं पा रही, इसको छुपाने के लिए ने बॉलीवुड के लोगों का सहारा लिया था और ये स्ट्रेटेजी इनकी पूरी तरह से फेल हो गई सुशांत सिंह की अकस्मात मृत्यु होने से। उसके बाद जो है जो भी इनके अगेंस्ट कुछ बोलता है, चाहे पालघर के साधुओं की लिंचिंग हो, चाहे कोरोना की इनएफिशिएंसी हो, जो यहाँ से मजदूर और लेबर लोगों को र्यूमर फैला के शिवसेना के लोगों ने भगाया था उसकी बात हो, या ब्यूरोक्रेट्स को ट्रांसफर करने में 500 करोड़ रुपए का घाटा हो उसकी बात हो, या फिर जो मेट्रो बंद पड़ी है उसके घाटे की 400 करोड़ रुपए की बात हो। इस तरह के जितने करप्शन है इस गवर्नमेंट की, उसकी जैसी कोई बात करता है ये लोग उसके घर पुलिस भेजते हैं, उसको धमकाते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग चुप हो जाते हैं। लेकिन हमारे जैसे लोग जब बोलते हैं तो ये धमकियां देते हैं। लेकिन विवेक जी, आपने कहा ये गुंडों की भाषा है जो इन्होंने अखबार में लिखी जी। ये तो पहले कंगना ने ट्वीट की थी, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं आ रही हूं 9 सितंबर को मुंबई। पहले कंगना ने कहा कि किसी के बाप की नहीं है मुंबई, उसके बाद संजय राउत बोले कि मराठियों के बाप की है मुंबई। तो ये जिक्र अगर गुंडों की भाषा से हो रहा है सर, तो इसकी शुरुआत तो उस तरफ से हुई जिसकी आप पैरवी कर रहे हैं। मैं बिल्कुल पैरवी नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं सरकार क्या कंगना चला रही है कि वो चला रहे हैं। अगर एक क्लास में एक बच्चा अगर बदमाशी करता है तो टीचर क्या उसके ऊपर से चढ़ के करने लगेगा? अगर एक बच्चे ने समझिए क्रिकेट बैट से मारा और कहीं कांच टूट गया तो टीचर क्या जाके पूरे स्कूल को तोड़ देगा? कैसी बात कर रहे हैं रोहित जी आप? सरकार चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? वो लोग गाली गलौज और मुझे आश्चर्य है इस तरह की बातें क्यों हो रही है। क्या उनका मुकाबला कंगना के साथ है? ये तू मैं क्या एक सिटीजन के साथ करेंगे? आज मैं एक सिटीजन हूं, मैंने जब पालघर साधुओं की लिंचिंग के ऊपर सवाल उठाया और मैंने कहा इसमें एनसीपी के लोग इन्वॉल्व नहीं, अर्बन एक्सेल्स कर रहे हैं वहां पे, तो इन लोगों ने मेरे घर में भेज के डिप्टी कमिश्नर पुलिस से मेरे को धमकी दिलवाई। तो क्या सरकार ये काम करेगी? हमारा काम है क्रिटिसिज्म करने का, कि क्रिटिसिज्म करने वालों को गाली गलौज और लातों से उनको चुप कराने का काम है सरकार का। रोहित जी आप तो कम से कम ऐसी बात ना करिए। क्या हम लोग बराबर हैं? वो राजा है, हम रंक हैं। वो राजा है, हम प्रजा हैं। हमारा काम है ये हमको शोभा देता है ये बातें बोलना, उनको नहीं देता है। ये संजय राउत जी वही है जिनने कहा था हम कानून को नहीं मानते, हम वही करेंगे जो हमारा दिल कहेगा। ये वही संजय राउत है जिनने कहा हम डॉक्टरों का नहीं मानते क्योंकि डॉक्टरों का मुकाबला कंगना के साथ है। ये तू मैं क्या एक सिटीजन के साथ करेंगे? आज मैं एक सिटीजन हूं, मैंने जब पालघर साधुओं की लिंचिंग के ऊपर सवाल उठाया और मैंने कहा इसमें एनसीपी के लोग इन्वॉल्व नहीं, अर्बन एक्सेल्स कर रहे हैं वहां पे, तो इन लोगों ने मेरे घर में भेज के डिप्टी कमिश्नर पुलिस से मेरे को धमकी दिलवाई। तो क्या सरकार ये काम करेगी? हमारा काम है क्रिटिसिज्म करने का, कि क्रिटिसिज्म करने वालों को गाली गलौज और लातों से उनको चुप कराने का काम है सरकार का। रोहित जी आप तो कम से कम ऐसी बात ना करिए। क्या हम लोग बराबर हैं? वो राजा है, हम रंक हैं। वो राजा है, हम प्रजा हैं। हमारा काम है ये हमको शोभा देता है ये बातें बोलना, उनको नहीं देता है। ये संजय राउत जी वही है जिनने कहा था हम कानून को नहीं मानते, हम वही करेंगे जो हमारा दिल कहेगा। ये वही संजय राउत है जिनने कहा हम डॉक्टरों का नहीं मानते क्योंकि डॉक्टरों को कुछ नहीं आता, हम कंपाउंडर की बात मानते हैं। ये वो सरकार है। इन लोगों ने नॉर्थ से आने वाले लोगों को मार पीट के भगाया है। मैं 25 केसेस बता सकता हूं जिनमें आप जैसे जर्नलिस्ट लोगों के ऑफिस में जाके पिछले 3 महीने में उनका तोड़फोड़ की है, उनको चुप कराया, डराया, धमकाया, पुलिस को यूज किया है। ये शोभा देता है सरकार को करना?
आप बताइए रोहित जी, आप तो इतने, मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूं, आप वन ऑफ द रेयरेस्ट जेम ऑफ जर्नलिस्ट हैं, आप बताइए क्या सही है ये सवाल विवेक जी हमने कल उठाया, और रवि जी कल भी मैंने आपसे यही सवाल पूछा था, आज दोबारा पूछ रहा हूं। विवेक जी ने जिसका जिक्र कर दिया है कि क्या एक सिटीजन से लड़ना सरकारों को शोभा देता है? आप खुद गाली देंगे उसको, फिर उसको जस्टिफाई करेंगे, और क्योंकि उसकी भाषा आपको पसंद नहीं आई तो आप एफआईआर कर देंगे। रवि जी बोलिए। ये मित्र भी कह रहे थे कि क्लास का बच्चा अगर बोलेगा तो आप क्या उसको सजा देंगे? क्लास के बच्चे को वाई सिक्योरिटी मिलती है क्या? कौन देता है वाई सिक्योरिटी क्लास के बच्चे को? विवेक अग्निहोत्री, जरा सोच के देखो। आगे ये राजनीति हो रही है, पूरी फुल फ्लेज राजनीति हो रही है, और इसको भुलाने की कोशिश की जा रही है। ये मेरे मित्र पात्रा जी बार बार बोलते हैं मुंब्रा देवी, मुंब्रा देवी। अरे मुंब्रा देवी नहीं भैया, ये हाजी अली की भी मुंबई है, ये माउंट मेरी की भी मुंबई है, उसे भी याद कर लिया करो कभी कभी। मेरा एक बात कहने का है रोहित जी कि ये जो लड़ाई शुरू हुई, क्या बोल दिया, बड़ा आपत्ति हो गया है। अगर कंगना को किसी ने गाली दी तो कंगना भी एफआईआर कर सकती थी, क्या परेशानी थी? गाली के बदले में गाली, और गाली के बदले में मुंबई पाकिस्तान। अरे यार, अगर कोई आम आदमी मुंबई को पाकिस्तान बोल देता तो जब बैठे बीजेपी वाले फर्जी आराम कर देते। अब उसका क्योंकि कंगना रनौत ने बोला है इसलिए इनका मुंह नहीं खोल रहा है। इनकी साफ सचुंदर की गति है, ना ये इधर जा पा रहा है ना उधर जा पा रहा है। मुझे ये बताइए, अच्छा रवि जी, मुझे भी आना पड़ेगा, इन्होंने साफ चुचुंदर बोला है, मुझे थोड़ा आना पड़ेगा। अच्छा ऐसा मत कीजिए पात्रा जी, आपकी पूरी कविता आपने पूरी कविता सुनाई 1.5-2 मिनट तक, उन्होंने पूरी सुनी, को आना पड़ेगा। नहीं, आपकी पूरी कविता 1.5-2 मिनट तक उन्होंने सुनी ना आराम से। पात्रा जी अभी आपके पास आ रहा हूँ, आभा जी और रागनी के पास भी जाना, और विक्रम सिंह साहब भी सुन रहे हैं, लेकिन उसके पहले रवि जी, आपने जहां से बात शुरू की वाई सिक्योरिटी, भाई इतना बुरा लग गया आपको कंगना की वाई सिक्योरिटी मिलने का, तो जिसने दी उसका दफ्तर जाके तोड़ते ना, कंगना का घर क्यों तोड़ने चले गए? आप फेल हुए सिक्योरिटी देने में, आपने धमकी दी इसलिए सिक्योरिटी लेनी पड़ी ना उसे कहीं से। आप कह देते कि कंगना तुम आओ, हमारी सरकार है, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा, वो क्यों लेती सिक्योरिटी? उनके ऊपर कहाँ हमला हो गया बताइए ना मुझे। अच्छा, किसने उनके ऊपर हमला कर दिया? वो जो आप पोस्टरों पे चप्पलें मार मार के ट्रेलर दिखा रहे थे, वो किस चीज का दिखा रहे थे? वो जो पोस्टरों पे चप्पल मार मार के ट्रेलर दिखा रहे थे रवि जी, किसका दिखा रहे थे? और शिवसेना के बारे में क्या लोगों को पता नहीं है? पहले क्या लोग जानते नहीं है? क्यों आ गई पाकिस्तान? लौट के क्यों आ गई ना? पाकिस्तान किसने बुलाया था? पीओके पाकिस्तान में है रवि जी, बहुत बड़े पत्रकार हैं आप तो। पीओके पाकिस्तान में है। इनकी तो भारत की सरकार कहती है, भारत देश कहता है, भारत की संसद कहती है कि वो भारत का हिस्सा है। वो पाकिस्तान को जाके दिखाए ना, हर राज्य तो वहां पे पाकिस्तान का ही है। अभी आप कहते रहो कुछ भी कहने के लिए। रवि जी मैं सिर्फ बड़ा सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं, वाई सिक्योरिटी मिलने से इतना चिढ़ गए तो जिसने दी उसके घर पे जाके, उसके दफ्तर पे पत्थर चलाने थे ना, जिसको मिली उसके घर क्यों तोड़ने लगे जाके? ये तो हमारे टैक्स पेयर से क्यों दे रहे हैं? अगर उसे वाई सिक्योरिटी का जेड दे दे, पैसे लो ना उससे, वो कैश अंबानी की तरह दे दो, सिक्योरिटी जितनी देनी है। हमारे टैक्स पेयर के पैसे से क्यों दे रहे हो भाई? अच्छा ठीक है। संबित पात्रा भाई, वो रवि जी कह रहे हैं मेरे पैसे से क्यों दे रहे हैं सिक्योरिटी, इनको जवाब दीजिए। उसके बाद आभा सिंह आपके पास आ रहा हूं और रागनी जी आपके पास आ रहा हूं, फटाफट से। किशोर जी थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आपके पास भी आ रहा हूं। देखिए छोटे से सवाल का जवाब दे दूं रवि जी। एक विवेक जी थोड़ा सा रुकिएगा, संबित बोलने फिर आपसे पूछ लेता हूं, थोड़ा वेट करिएगा। बोलिए संबित। जब कसाब को इन्हीं के पैसे से बिरयानी खिलाया जाता था, तो एक दिन तो इन्होंने नहीं कहा कसाब को बिरयानी मत खिलाओ मेरे पैसे से। याकूब मेमन का जब इन्हीं के ये फिर शुरू हो गए बीच में, देखिए। अरे भाई नहीं, एक सेकंड जरा इनको कहिए, जरा शांत हो जाए। मैं बीच में चिल्लाऊंगा। रवि जी देखिए, भाई मुझे कहा था वेट करने के लिए, मैंने वेट किया, आपके बीच में बोले, मैंने टोका था, वेट किया। आप भी सुन लीजिए ना, बेचैन क्यों ना। बोलिए संबित। मैंने वेट किया। हाँ बोलिए। देखिए इनका कहना है कि अरे एक महिला को आपने जूते चप्पल से मारने की, जबड़े तोड़ने की धमकी दी, और आप चाहते हैं कि उनको सुरक्षा भी ना मिले। कसाब को जब बिरयानी खिलाया जा रहा था, याकूब मेमन को जब सुरक्षा दी जा रही थी, याकूब मेमन के लिए दौड़ के जाके 3 बजे आप वहां गेट खुलवा रहे थे सुप्रीम कोर्ट का। और कंगना रनावत इतनी गई गुजरी हो गई है कि याकूब मेमन के साथ आप खड़े हो सकते हैं, कंगना रनावत को सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने हमें सांप छुछुंदर कहा। मैं कहता हूं पेंगुइन के बारे में हम बात करते हैं, ये सीआर क्यों इतना भड़कता है?
मैं इन्हें पेंगुइन सीआर कहूंगा। इन्होंने कहा हम सांप छुछुंदर हैं, मैं कहता हूं ये पेंगुइन सीआर है, पेंगुइन सीआर। हम पेंगुइन की बात करते हैं और सीआर आके माऊ माऊ करता है। बैठिए बैठिए बैठिए, फिर देखिए, फिर मैं पेंगुइन के बारे में बोलूंगा, सीआर चिल्लाएगा। मैं पेंगुइन के बारे में बोलूंगा और सीआर यहाँ नहीं, सीआर यहाँ चिल्लाएगा। सीआर बिल्कुल चिल्लाना नहीं है, शांति से सुनिए। ये देखिए, ये ऐसे क्यों हो रहे हैं रोहित भाई, ये ऐसे क्यों हो रहे हैं रोहित भाई? मैं शांति से सुन रहा था ना रोहित भाई, मैं कंप्लीट कर लूं प्लीज, मैं चिल्लाना नहीं चाहता, मैं 10 सेकंड में कंप्लीट। रोहित भाई यहाँ 1 सेकंड, रोहित भाई प्लीज प्लीज प्लीज, रोहित भाई प्लीज। मैं तो देख रहा हूँ, केवल सुन रहा हूँ भाई, मैं प्लीज नहीं चाहता हूँ कि इस प्रकार की डिबेट। पेंगुइन कौन है? 10 सेकंड में कंप्लीट कर। आप दोनों के पेंगुइन कौन है, उनके सीधे सीधे नाम ले लीजिए ना। हिम्मत है तो नाम लेके बताओ ना। 10 सेकंड तो दीजिए, नाम कैसे लूंगा? नाम लो ना, डरते क्यों हो? मैं बताता हूँ भैया। रवि जी सुनिए तो सही, तब मैं बोलूंगा सुनिए तो, कौन है। चुप होंगे तभी तो बोलेगा कोई दूसरा आदमी। एक एक करके बोलिए ना, कोई रोक थोड़ी रहा है। विवेक जी उसके बाद आ रहा हूँ, बोलिए फटाफट। संबित पात्रा, आबाजी भी वेट कर रही है, जल्दी। पेंगुइन कौन है? आबाजी समझ रहा हूँ मैं, रोहित जी मैं जान रहा हूँ आप बोलना चाह रही हैं, थोड़ा सा रुकते बस। संबित पूरा कीजिए। रोहित जी नहीं, सिर्फ 20 आपको अगर सेकंड दीजिए, मैं पॉलिटिशियन कंप्लीट कर रहा हूं। नहीं बिल्कुल आबाजी आपका पक्ष लूंगा, पक्का मेरा वादा है। आप लोगों को काम करने नहीं आबाजी पक्का आपके पास ही आ रहा है। बोलिए संबित पूरा कीजिए फटाफट। पेंगुइन कौन है? सिर्फ 20, आबाजी आपकी अनुमति से सिर्फ 20 सेकंड। नंबर, पेंगुइन वो हैं जो डीप फ्रीजर में छुपे हुए हैं, जो एंटार्क्टिक में बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं उनको ना कोई सीबीआई पकड़ पाएगी, ना उनको दुनिया देख रही है। ये छुपके रहने से फ्रीजर के अंदर दिखता है सबको पता है कौन पेंगुइन है। दूसरी बात, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई आपकी डिबेट में जो आपने देखा नहीं। यहाँ एनसीपी, 1 सेकंड, यहाँ एनसीपी, यहाँ मैं कैसे कंप्लीट करूं रोहित भाई? एनसीपी के प्रवक्ता ने एक बहुत बड़ी बात कही जिसको कि आपने नजरअंदाज किया। एनसीपी के प्रवक्ता ने कहा है अब शरद पवार जी ने यहां समझा दिया है शिवसेना को कि नहीं ऐसा नहीं करना है, गलत काम नहीं करना है। मतलब शेर अब शेरू बन गया है। ये शेर शरद पवार जी का शेरू कब से बना है, जरा इसका भी उत्तर दिया जाए। मतलब शरद पवार जी ने बोल दिया है अब ऐसा नहीं करना है, ये गलत है, तो ये शेर शरद पवार जी का शेरू कब से बना है, इसका उत्तर दिया जाए। ठीक है, ब्रिजमोहन जी कह रहे हैं मैंने ऐसा नहीं बोला। ब्रिजमोहन जी कह रहे हैं मैंने ऐसा नहीं बोला। तो ब्रिजमोहन जी ने तो मेरे को मिसकोट कर रहे हैं। ब्रिजमोहन जी कैसा बोला था? अब शरद पवार जी ने समझा दिया है कि अब ऐसा नहीं करना है। अब शब्द नहीं लगाया। आपने सुना है ब्रिजमोहन जी ने क्या बोला है? रोहित जी मैंने ये कहा तो ब्रिजमोहन जी शरद पवार जी इन तीनों पार्टियों में गाइड फ्रेंड एंड फिलोसोफर की भूमिका में हैं और वो लगातार समय समय पर अपनी बातें बताते हैं और सचेत करते रहते हैं। ये मैंने कहा। तो उन्होंने सचेत कर दिया, तो उन्होंने सचेत कर दिया। पहले दिन से हैं, वो पहले दिन से हैं। जिस दिन से सरकार का गठन हुआ है उस समय से उनकी भूमिका गाइड फ्रेंड और फिलोसोफर की है। ये बात संबित जी जानते हैं। ओके, विवेक जी के पास जाऊं उसके पहले आभा सिंह, आप किसके साथ हैं? कंगना रनौत के साथ हैं या संजय राउत के साथ हैं? आभा सिंह। एक तो पहली बात है अगर जब समय दे रहे हैं आधे घंटे बाद तो 5 मिनट या 3 मिनट, कोई बात नहीं, बिल्कुल। और पहला सवाल मैं इतनी देर से सबको सुन रही थी, मैं संबित पात्रा से एक सवाल पूछूंगी। कंगना रनौत से इतना प्यार और रिया चक्रवर्ती पे इतना अत्याचार, अगर बेटियों का इतना ख्याल था तो ईडी, सीबीआई, बिहार पुलिस सब भेज दी रिया चक्रवर्ती पे, उसको एक व्हाट्सएप चैट पे आपने जेल भेज दिया, और कंगना रनौत को एक ट्विटर पे आपने वाई सिक्योरिटी दे दी, टैक्स पेयर का करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। चलिए वो भी बात सही कर दी आपने, और उसके बाद अगर आप कहते हैं इसकी साइड लो कि उसकी साइड लो, बात होगी न्याय की, जस्टिस की। बीएमसी ने गलत किया, नोटिस दी थी तो उसका समय लेके उनको समय दे देते रिप्लाई का, क्योंकि रूल ऑफ लॉ में उनकी सुनवाई होनी चाहिए थी। अगर रेगुलराइज होता रेगुलराइज कर देते। बिल्कुल बीएमसी ने जल्दबाजी की। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि रिया चक्रवर्ती के साथ जो अत्याचार हुआ, संबित पात्रा उसको भी देखे। अगर देश की बेटियों के लिए इतना प्यार है, अगर होम मिनिस्टर उनके गॉडफादर है कंगना रनौत के, तो रिया चक्रवर्ती को भी एक गॉडफादर बीजेपी सरकार दे दे। ठीक है, रागिनी गांधी, आप संजय राउत के साथ हैं कि कंगना रनौत के साथ हैं? विवेक जी आ रहा हूं उसके बाद आपके। जी, मैं कंगना रनौत के कतई साथ नहीं हूं, और मैं यहाँ पर कंगना रनौत का पूरी तरह से विरोध करना चाहूंगी। और स्पेशली जो मैं आपसे कहना चाहूंगी, इस चैनल के माध्यम से देश की जनता को संदेश देना चाहूंगी कि जो हम कंपेयर कर रहे हैं, एक राजनीतिक रंग दिया जा रहा है इसको, कि कंगना रनौत को रानी लक्ष्मीबाई से कंपेयर किया जा रहा है। जबकि आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि रियल लाइफ में रानी लक्ष्मीबाई होना और पर्दे पर रानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभाना, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। रानी लक्ष्मीबाई एक पतित पावन स्त्री थी जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था,
और एक कंगना रनौत जो कि अंग प्रदर्शन करती है, गौ माता का मांस खाती है, अंट शंट अभद्र भाषा का प्रयोग करती है, इसे तो महिला कहलाने का भी हक नहीं है। अच्छा। हम इसे किस हक से जो है रानी लक्ष्मीबाई जी से कंपेयर कर रहे हैं इन्हें और अगर हम इसे कंपेयर करते भी हैं तो ये वीर शिरोमणि रानी लक्ष्मीबाई जी की सरासर अवमानना होगी। मैं 4 लाइनें जरा प्रस्तुत करना चाहती हूँ, अगर आपको याद हो तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। सुनाइए फटाफट। जी जी बिल्कुल लिख कर लाई हूँ, बिल्कुल लिख कर लाई हूँ। सिंहासन हिल उठे, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भक्ति तानी थी, बूढ़े भारत में भर गई फिर से नई जवानी थी, गुम हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, फिरंगियों को दूर करने की सबने ठानी थी, और सन 57 में जो चमकी वो तलवार पुरानी थी, और बुंदेले हरवोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बहुत बढ़िया, आपने कविता याद दिलाई। कविता बहुत राजनीतिक, बहुत बढ़िया रागनी जी। खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी, लेकिन विवेक अग्निहोत्री जी आप लोग तो झांसी वाली रानी नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आबादी विवेक जी के पास जा रहा हूँ। विवेक जी ये झांसी वाली रानी को याद कर रहे हैं और वहाँ लोग मनाली वाली रानी कह रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री बोलिए अपनी बात। ये कतई झांसी वाली रानी ठीक, ओके। अब विवेक जी को सुनते हैं ना। रागनी जी पूरी कविता सुन ली आपकी, अब तो विवेक जी को सुनते हैं। विवेक जी बोलिए। आ रहा हूं किशोर जी, बोलिए विवेक जी। विवेक अग्निहोत्री आवाज आ रही मेरी? जब तक आवाज आए हम भी है। हाँ बोलिए ना किशोर जी, बोलिए क्या कहना चाहते हैं। सारा तो जवाबदेही आपकी है, आप तो मजा ले रहे हैं केवल सबके बीच में बैठ के, जबकि होनी चाहिए जवाबदेही आपकी। सरकार आप चला रहे हैं, FIR आप करा रहे हैं। हाँ बोलिए ना। अरे क्या है, ब्रिजमोहन सिंह ने बोल दिया है और आवाज ने भी बोला है। देखिए दीपिका पादुकोण से जब पर्दा हुआ तो बीजेपी चुप बैठी थी। पानीपत पे जब बंदी आई जो कि हमारे मराठी मानुस ने बनाया था तब ये चुप बैठे थे। अब ये कंगना रनावत में कूद जा रहे हैं क्योंकि बिहार का चुनाव है और कसाब आ जाता है, याकूब मेनन आ जाता है और ये जो विवेक आ रहे हैं ना, ये सरकार पर बड़े बड़े आरोप लगाते हैं। ओके। अब 500 करोड़ बदलियों में हो गए। अब उनका एक आरोप है कि पालघर का, अरे पालघर में तो बीजेपी के पदाधिकारी मिले। क्या है, आप किसी नेशनल टीवी पे आते हो ना, क्या बोल रहे हैं? बीजेपी के पदाधिकारी पालघर में मिले? किसने कहा? ऐसी बात ना करे, ऐसे भद्दे बातें ना करे। और अभी विवेक जी है नहीं किशोर जी, नहीं तो आपको जवाब मैं दिलवाता पक्का उनसे कि उन्होंने ऐसे आरोप क्यों लगवाए। मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं आप लोगों को। हमारे साथ इस वक्त जयराम ठाकुर आ गए हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो लाइव हैं हमारे साथ। जयराम जी स्वागत है आपका आज तक पर। कंगना को आप सुरक्षा देने वाले थे, उसके पहले केंद्र की सरकार ने उनको वाइस सिक्योरिटी दे दी, लेकिन अब जो कुछ चल रहा है उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए जो भी चल रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हिमाचल प्रदेश की भावनाएं जो है निश्चित रूप से इसमें आहत हुई हैं। एक बेटी जिसने हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है, फिल्म जगत में बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की, अभिव्यक्ति की इजाजत तो सबको है और उस दृष्टि से मुझे लगता है कि इस विषय को इस स्तर पर ले जाना, ऐसे इस तरह से इस सारे विषय को देखना वो उचित नहीं लग रहा था, वाजिब नहीं लग रहा था। ऐसी परिस्थिति में पूरे हिमाचल प्रदेश में जन भावनाएं जो है उसी रूप में है जिस प्रकार से पूरे देश भर में सब लोग जो है इस वक्त कंगना रनावत के पक्ष में खड़े होते दिख रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया है चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सब जगह इस बात को कि महाराष्ट्र की सरकार ने गलत तरीके से सारे मामले को लिया है, इसको इस तरह से करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कंगना रनावत लगातार उकसा रही थी और अब भी उकसा रही है क्योंकि उसके पीछे बीजेपी का हाथ है। क्या आप मानते हैं इस बात? बिल्कुल भी। देखिए ऐसे है कि आज तो पूरे देश का बहुत बड़ा वर्ग जो है जो इस सारे विषय को लेकर के अपनी अभिव्यक्ति जिस रूप में कर रहा है वो वर्ग जो है आज कंगना के साथ दिख रहा है। जब शुरू के दौर में ऐसी परिस्थिति नहीं थी जब उन्होंने सीधी से अपनी कुछ अभिव्यक्ति की और उस अभिव्यक्ति पर महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ मंत्री ने बहुत तीखी टिप्पणी की। ऐसा लगता था कि महाराष्ट्र में सब लोग दुनिया के देश के जो है वो जा नहीं सकते हैं, रह नहीं सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं, वहां पर जो है वो इजाजत लेकर के जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार से उन्हें जो है उनकी जो धमकी भरी जो आवाज थी, जो बात थी, उसके प्रति स्वाभाविक रूप से उनका रिएक्शन था और उस रिएक्शन के चलते
आज परिस्थिति कहां से किस प्रकार से आगे बढ़ी। आपने खुद देखा होगा कि उस हिमाचल की बेटी का अपना छोटा सा आशियाना वहां पर मुंबई में जहां वो काम करती थी, उनका ऑफिस वो तोड़ दिया गया। लाखों की तादाद में गैर तरीके से वहां पर, गलत तरीके से वहां पर जो है कंस्ट्रक्शन हुई पड़ी है, लेकिन एक ही नाम के साथ जुड़ा हुआ वो विषय क्यों चुना गया? ठाकुर साहब, हिमाचल में भी बहुत सारे ऐसे अवैध कंस्ट्रक्शन होंगे जिन पे सरकार की नजर जाती होगी और सरकार के ऊपर दबाव रहता होगा कि इन पे कार्रवाई की जाए, और मौका आने पे सरकार जब तक करती भी होगी कार्रवाई फिर उगाते होंगे। लेकिन आप ऐसे कोई बड़े कद की वीवीआईपी किसी और राज्य की बेटी के आशियाने पर अपने यहां कार्रवाई कर देंगे कानून के तहत, तो आप भी तो जस्टिफिकेशन देंगे ना कि कानून ने कहा, नियम है, उसका उल्लंघन था इसलिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय आप अगर वाकई हिमाचल की बेटी के तौर पे उनके साथ खड़े हैं तो आप उद्धव ठाकरे से फोन करके बात कर लें? देखिए, सारी बातों को लेकर के मैं बहुत ज्यादा उसमें कहना नहीं चाहता। मैं सिर्फ एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल की बेटी होने के नाते जो हमने उचित समझा हमने वही किया है। नंबर 1, उन्होंने कहा कि मुझे मुंबई जाना है, मैं महसूस कर रही हूं कि वहां पर जाने से पहले हमको सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। हमने अपने पुलिस के अधिकारियों के साथ बातचीत की, उनके पिताजी ने लिख करके दिया और लिख करके ये कहा कि हमारी बेटी असुरक्षित महसूस कर रही है, ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए मदद आप करिए। तो स्वाभाविक रूप से हमने आज से पहले भी एक नहीं और भी बहुत सारे लोगों को इस प्रकार की सुरक्षा दी है, जहां किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हमको सुरक्षा की आवश्यकता है और उसको हमारा एक मैकेनिज्म है जो स्टेट की ओर से, जो उसमें उस थ्रेट परसेप्शन को जो है उसको असेस किया जाता है। उसका असेसमेंट होने के बाद हमने उनके निवास मनाली में जो उनको सुरक्षा दी, लेकिन इसी बीच में केंद्र सरकार ने भी सारी बात को लेकर के महसूस किया कि उनकी सुरक्षा आवश्यक है और हमारी ये जिम्मेवारी बनती है, और केंद्र सरकार की सीआरपीएफ की जो है एक टीम जो है कमांडो की, उनकी सुरक्षा में मुहैया कराई गई और Y+ कैटेगरी की उनको सुरक्षा दी गई। हमने तो बात यहां तक कही है, लेकिन आगे के विषयों को जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार ने सिलसिलेवार जोड़ने का क्रम शुरू किया, उनका जो ऑफिस तोड़ने के साथ साथ में अब उनके निवास के संदर्भ में बातें कही जा रही है, उनको कहीं और मामलों में उलझाने की बातें कही जा रही हैं। इन बातों को सहजता से नहीं लिया जा सकता है। पूरा देश इस पर किस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है, इस बात को सोचने की आवश्यकता है। आखिर कंगना ही क्यों, उनको क्यों टारगेट किया जा रहा है? बात ये है, आपके राज्य की, आपकी पार्टी की महिला इकाई की एक अधिकृत नेता का बयान सोशल मीडिया पर कल से वायरल है, जो ये कह रही हैं कि अगर हमारे राज्य की बेटी के साथ महाराष्ट्र में ऐसा होगा तो कांग्रेस की बेटी प्रियंका वाड्रा का घर भी यहां है, हम उसको तोड़ देंगे। क्या आप लोगों ने उसके कागज पत्तर जांचवाने शुरू कर दिए? बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं इस सारे विषय में। जिस प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति उनने जाहिर की होगी, उनका वो व्यक्तिगत विषय होगा। ना सरकार के स्तर पर इस विषय को लेकर के विचार हुआ है, ना संगठन के स्तर पर, ना पार्टी के स्तर पर, ना सरकार के स्तर पर, और ऐसे विषय पर विचार करने की आवश्यकता भी नहीं है। हम बड़ी साफ जैसी बात कह रहे हैं। लेकिन जहां तक जो है कंगना को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है, अब उनका जो है मकान तोड़ दिया गया, ऑफिस तोड़ दिया गया, मकान के बारे में भी कहा कि उसके बारे में जांच करेंगे, उसके बाद कहा कि और भी चीजों को लेकर के जांच करेंगे। ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ गई? महाराष्ट्र की सरकार इतनी बड़ी मजबूत सरकार अपने आप को मानती है, एक बेटी से उनको इतनी परेशानी हो गई, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। इसके पीछे जो एजेंडा बड़ा स्पष्ट दिख रहा है, स्पष्ट लग रहा है कि बिल्कुल जानबूझ करके उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, और इस परेशानी के पीछे उनकी जो वजह है बहुत राजनीतिक है, और उस दृष्टि से पूरा हिमाचल तो उनके साथ खड़ा है। मैं देख रहा हूं पूरे देश में भी लोगों ने अपना मत बनाया है कि ऐसी परिस्थिति में कंगना जी का सपोर्ट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जयराम ठाकुर साहब, आज तक पर आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने गलत कदम उठाए और पूरी कार्रवाई राजनीति से प्रेरित लगती है। विक्रम सिंह साहब, माफी चाहते हुए आज आपसे एक भी सवाल ले नहीं पाया, अब तक सबकी बातें आपने शांतिपूर्वक सुनी। क्या आपको लगता है इस मामले में विक्रम सिंह जी राजनीति है या फिर नियमों के तहत जो बीएमसी को लगा उसने किया? 100% राजनीति, पिक एंड चूज। जो प्राथमिकताएं बीएमसी ने दिखाई है, पहले बिहार से आए हुए पुलिस अधीक्षक को जबरदस्ती क्वारंटाइन कर देना,
उसके अलावा जो कि इसके नियम स्पष्ट हैं कि जब तक आप अपील के सारे चैनल एग्जॉस्ट न कर लें, डिमोलिशन नहीं होना चाहिए। आपने जो 90,000 प्लस इलीगल कंस्ट्रक्शन थी उनकी तरफ नजरअंदाज करते हुए आपने कंगना के परिसर के ऊपर बुलडोजर चलवाए। इसका एक्सप्लेनेशन हाईकोर्ट के प्रस्तर 5, 6 और 9 में है। क्योंकि समय कम है, मैं 2 लाइन रामायण की मैं भी कह दूं। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। जो राजा अपनी जनता के और अपनी प्रजा की सुख सुविधा में सम्मिलित नहीं होता है वो नरक का अधिकारी होता है। ये रामचरितमानस में लिखा है। विश्वास करना चाहे करें, न करना चाहे न करें। तिवारी जी सुन रहे हैं? रामचरितमानस सुना रहे हैं विक्रम जी? शायद तिवारी जी तक आवाज नहीं पहुंच रही। रवि जी आप तक तो पहुंच रही होगी। रामचरितमानस सुना विक्रम जी ने? दिल्ली में बैठे हुए हैं रवि जी। ये तो अभी मेरे पे खफा हो गए थे कि मैंने मुंबा, शायद रवि जी का भी कनेक्शन कट गया। खफा हो गए थे कि मैंने मुंबा देवी जी का नाम क्यों लिया। संबित जी वो चले गए, हाजी अली गए हैं वो। मुंबा देवी मेरे पे नाराज हो गए कि मैंने मुंबा देवी जी का नाम क्यों लिया। वो हाजी अली चले गए हैं, इसीलिए नहीं है डिबेट में अभी। ठीक है, लेकिन रागिनी गांधी देखिए, रागिनी गांधी एक सिटीजन के तौर पर, आप वकील के तौर पर उसके साथ नहीं खड़े होंगे जिसके ऊपर इसलिए एफआईआर हो गया कि भाई उसने सीएम के लिए तू शब्द का इस्तेमाल क्यों कर दिया? जी सर, मैं इस विषय में ये कहना चाहूंगी कि मेरा यहाँ पर ना तो मैं किसी राजनीतिक पार्टी के साथ हूँ और ना ही मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि राजनीतिक ये जो शिवसेना ने जो कुछ भी किया है वो वाकई में गैर कानूनन है या नहीं है। मेरा केवल और केवल जो है वो जो भाजपा इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है और राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है, तो मैं केवल उतना ही कहना चाहूंगी कि मेरा विरोध केवल इतना है कि आप किसी को रियल हीरो से कंपेयर ना करें। आप हीरोइन हैं, ठीक है, मतलब आपको केवल ये बुरा लग रहा है कि उनको झांसी की रानी क्यों कहा जा रहा है, वरना उनके साथ जो हो रहा है आपको लगता है गलत हो रहा है। भावनाओं को आहत ना करें आप, हमारी भावनाओं को आपको लगता है उनके साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है? आपको लगता है उनके साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजती है। कुछ आपने भी कहा है, कुछ उन्होंने भी कहा है, दोनों तरफ से ताली बजी है। ऐसा नहीं है कि कंगना जी पूरी तरह से करने पे घर तोड़ने के पक्षधर हैं आप। ट्वीट कर दें तो कोई घर तोड़ सकता है, आप इसका पक्ष लेती हैं? नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा है, ना मैं इसका समर्थन करती हूँ। मैं कानून की रक्षक हूँ और कानून की मैं विद हूँ, मैं कानून हूँ, तो ऐसा मैं नहीं कहना चाहूंगी। संबित पात्रा, कहां तक जाएगा ये मामला? देखिए अभी थोड़ी देर नहीं, ये मामला देखिए, आज सामना ने लिखा है कि उखाड़ दिया। मैं कहता हूं कहां तक जाएगा ये मामला? उखड़ गया। शिवसेना की जो रही सही इज्जत थी, जो आबरू थी, वो उखड़ गई है, वो बची नहीं, और ये शिवसेना भी जानती है। और मुझे इस बात की तकलीफ है। मैं गांधी, यहाँ जो मैडम गांधी बैठी हैं उनका सम्मान तो करता हूं, मगर उन्होंने जो कहा कि पतिव्रता होना चाहिए एक महिला को और अंग प्रदर्शन, हाथ इत्यादि दिखाने नहीं चाहिए, मुझे लगता है इस प्रकार के रूढ़िवाद के साथ आप महिला की इज्जत को मिला नहीं सकते हैं। जस्ट बिकॉज कंगना इज अ मूवी एक्ट्रेस, ये कहना कि वो रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करती है क्योंकि वो पतिव्रता नहीं है या वो अंग प्रदर्शन करती है, मुझे लगता है बिल्कुल नेशनल टेलीविजन में इस प्रकार की बातों को शोभा नहीं देता है। वो एक रेस्पेक्टेड, वो एक शब्दों को घुमाए नहीं, पति पावन, अरे पति पावन, पति प्रव्रता, जो भी है, पति पावन क्या होता है? आप एक इंडिपेंडेंट महिला है, पति पावन सर, पति पावन सीताराम। अच्छा, पतित पावन, पतिव्रता। नो, अच्छा, पतित पावन, पतित पावन, अच्छा, पतित पावन आपने कहा, तो आपको कैसे पता कि वो पतित पावन नहीं है? आपको कैसे पता? और ये अंग प्रदर्शन कहां से आ गया? अंग प्रदर्शन करेंगे तो घर का डेमोलिशन हो जाएगा। ये अंग प्रदर्शन कहां से आ गया इसमें? आप कपड़े, आप अलग तरीके का कपड़े पहनेंगे तो आपका घर का डेमोलिशन हो जाएगा। ये क्या मतलब किस प्रकार का डिबेट चल रहा है? और आप लोग ये जो कैंडल गैंग वाले हैं, ये जो सहिष्णुता वाले हैं, ये अवार्ड वापसी वाले हैं, ये आपका डेफिनेशन है। मैडम देखिए, मैं तो आपको शांति से सुन रहा था, मैं तो आपके बीच में बोल नहीं रहा था, मैंने सुन लिया। तो अब आपने मेरे शब्दों को घुमाया ना सर, इसलिए मुझे बोलना पड़ा बीच में, माफी चाहूंगा। चलिए, मुझे लगा आप आपने पति कहा था, इसलिए चलिए अब विषय पे आते हैं। रोहित जी, यही टॉलरेंस है, यही कैंडल गैंग का जो सहिष्णुता की बात करते हैं, यही है वो सहिष्णुता। कहाँ है वो स्वरा भास्कर और सारे प्लेकार्ड वाले? अभी तक और किसी के साथ, आप सोचिए अगर स्वरा भास्कर के साथ ये हो गया होता तो ये सारे अभी प्लेकार्ड लेके खड़े हो जाते, सारे प्लेकार्ड लेके, नो, टर्की इज सेफ, इंडिया इज नॉट सेफ, वी आर ऑल गोइंग टू टर्की, ये सारे टर्की चले जाते। कहां है सारे?
अब किसी को नहीं लग रहा है कि खतरा हो रहा है। जब आमिर खान ने, नसरुद्दीन शाह ने कहा था कि हमें तो भारत में बड़ा डर लगता है, हम भारत में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, तब कुछ नहीं प्रॉब्लम था। जब राहुल गांधी ने हिंदुस्तान को सीरिया के साथ कंपेयर कर दिया, तब इस शिवसेना को कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन थी। जब राहुल गांधी ने कहा इंडिया इज रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, अब सारी प्रॉब्लम हो गई इनको। ओके। और देखिए कंगना रनावत ने क्या झूठ कहा है। कंगना रनावत अगर किसी सच्चाई के लिए लड़ रही है, ड्रग माफिया के खिलाफ लड़ रही है, तो होल कंट्री शुड बी विथ हर। हम सबको खड़ा होना चाहिए। अकेली औरत लड़ रही है, हमें इतनी हिम्मत नहीं है हम सब खड़े हो सके हिम्मत के साथ। लड़ रही है सर, लेकिन शिवसेना तो कह रही है कि बीजेपी पीछे खड़ी है उसके, इसलिए वो लड़ रही है। विक्रम सिंह जी, अगर वो कहेंगी शिवसेना नहीं अब ये सोनिया सेना हो गई है, तो ये आरोप तो लगेगा ना कि बीजेपी की भाषा बोल रही है। बेशक राजनीति से ऊपर उठ के केवल वो अपने काम में अगर प्रोफेशनल होती, केवल एक्टिंग की बात करती और एक्टिंग से संबंधित अपनी बातों को करती, लेकिन जहां कहीं राजनीति का तड़का जब लग जाता है तो एक नया आयाम समस्या को मिल जाता है। मेरा सबको परामर्श होगा, राजनीतिक व्यक्ति हमारे बड़े प्रबुद्ध हैं, राजनीति का काम उन पे छोड़ दें और जो जिसका काम है, पुलिस अपना काम करे, बीएमसी अपना काम करे, एक्टर्स एक्ट्रेसेस अपना काम करें। ठीक सर। राजनीति का मोहरा बनेंगे तो नुकसान उठाएंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन जो सवाल आज हमने दंगल में पूछा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे। आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।